आज बीमारी की हालत में रसोई घर में काम करते ही अपनी पत्नी राधा जी को देखकर हरिप्रसाद जी बहुत बेचैन हो रहे थे। कुछ देर पहले ही अपने बेटे सुमित द्वारा कहा गया एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। सोचने लगे कि जब वे स्वस्थ थे और नौकरी करके तनख्वाह घर में लाते थे तो सुमित बिना किसी झिझक के उनके मांगने से पहले ही उनकी सारी ज़रूरतें पूरी कर दिया करता था। इस कारण उन्हें अपने बेटे पर पूरा विश्वास था। दिन बहुत अच्छे बीत रहे थे, परंतु कुछ दिनों पहले ही जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा तो उनका अस्पताल में इलाज करवाया गया, जिस पर काफ़ी हद तक खर्चा आया था। अस्पताल में इलाज करवाने के बाद घर पर रहकर आराम कर रहे थे। आज जब दिल के मरीज हरिप्रसाद जी ने अपने बेटे को अपनी और अपनी पत्नी की दवाइयाँ लाने को कहा तो बेटे ने स्पष्ट सा जवाब दे दिया, पिताजी, मेरे पास दवाइयाँ लाने के लिए पैसे नहीं हैं। जितने पैसे आपकी पेंशन के आए थे वे सब आपके इलाज में ही खर्च हो गए। 2 दिन बाद आपकी पेंशन आ जाएगी तो मैं दवाइयाँ ला दूंगा। और वैसे भी 2 दिन आप दोनों दवाई नहीं खाएंगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बाप बेटे में अभी यह बातें चल ही रही थी कि उनकी बहू पायल अपने बेटे के साथ तैयार होकर गेट पर खड़ी हो गई। अब चलिए भी, मूवी शुरू हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा। बहू पायल बोली तो साथ साथ बेटे ने भी कहा, पापा, आज खाना भी हम बाहर ही खा कर आएंगे। सुमित अपने बेटे के साथ लाड लड़ाते हुए उसे गाड़ी में बैठाने लगा और हंसते बतियाते तीनों लोग वीकेंड एंजॉय करने के लिए निकल पड़े। बेटे की बातों ने हरिप्रसाद जी और राधा जी के दिल को झंझोर कर रख दिया था। कुछ समय तक तो उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। बीमारी की हालत में भी अपने और अपने पति के लिए डिनर बनाती हुई राधा जी सोचने लगी कि यही बेटा जब बचपन में बीमार पड़ जाता था और उसकी दवाइयाँ खत्म हो जाती थीं तो कई किलोमीटर पैदल चलकर भी इसके पिताजी इसके लिए दवाइयाँ लेकर आते थे। जब बचपन में उसे बुखार चढ़ता था तो सारी सारी रात बैठकर मैं उसके माथे पर गीली पट्टियाँ रखती थी और जब तक बुखार नहीं उतरता था तब तक मेरी आंखों में नींद नहीं आती थी। और आज इसी बेटे को अपना वीकेंड मनाना हमारी दवाइयों से ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है। सोचते सोचते राधा जी डिनर बनाकर कमरे में ले आई। हरिप्रसाद जी का उदास चेहरा देखकर कहने लगी, अजी आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह मैं बैंक में से कुछ पैसे निकलवा कर ले आऊँगी और आपके दवाइयाँ ले आऊँगी। अरे नहीं राधा, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, बैंक जाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। कल मैं ही टहलते हुए चला जाऊँगा और दवाइयाँ ले आऊँगा। हरिप्रसाद जी और राधा जी का एक बेटा और एक बेटी रूपाली थी। बेटी का विवाह वे 2 साल पहले ही एक सुयोग्य वर देखकर कर चुके थे। अभी 1 साल ही तो हुआ था हरिप्रसाद जी को रिटायर हुए और 1 साल में ही वे अपने बेटे बहू को बोझ लगने लगे थे। अगले दिन शाम को सैर करते हुए हरिप्रसाद जी दवाइयाँ लेने निकल गए। सोचने लगे कि शादी के 5 सालों में ही हमारा बेटा पराया कैसे हो गया। वे अनायास ही अतीत की यादों में खोने लगे। जब बेटा पढ़ लिख कर अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी पर नियुक्त हो गया था, उस समय वे अपने आप को कितना भाग्यशाली समझते थे। अपने बेटे की शादी के लिए वे कितने उत्साहित रहते थे। उन्होंने कोई मांग नहीं रखी थी कि लड़की चाहे नौकरी वाली हो या घरेलू हो, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। बस लड़की का स्वभाव उन्हें अच्छा चाहिए था ताकि वह परिवार के सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रह सके। बेटे की शादी की जिम्मेदारी हरिप्रसाद जी ने अपनी पत्नी राधा पर ही छोड़ रखी थी और राधा जी हमेशा से यही चाहती थी कि सुमित अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करे। माँ द्वारा पूछे जाने पर सुमित ने बताया कि वह एक लड़की को पसंद करता है जो उसके साथ ही उसकी कंपनी में काम करती है। सुमित द्वारा अपनी पसंद बताए जाने पर राधा जी और हरिप्रसाद जी ने भी उनकी शादी के लिए हामी दे दी। उन्हें पायल के बात करने का ढंग और परिवार भी बहुत अच्छा लगा। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया था जब पायल उनके घर बहू बनकर आई थी। पायल दुल्हन के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। 2 दिन बाद ही सुमित अपनी पत्नी पायल के साथ घूमने फिरने चला गया था।
घूम कर आए तो उनकी बहू पायल बहुत सारे तोहफे खरीद कर लाई थी, लेकिन अपने ससुराल वालों के लिए नहीं बल्कि अपने मायके वालों के लिए। लेकिन उस समय यह बात उन्होंने यह सोचकर टाल दी कि नई नई शादी हुई है तो लड़की का झुकाव अपने मायके के लिए रहता ही है। उनके 2 दिन बाद ही बेटा बहू ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। राधा जी हर रोज़ सुबह सुबह उठकर अपने बेटे और बहू का टिफ़िन बना दिया करती थी और दोनों के लिए नाश्ता भी बनाकर तैयार रखती थी। सुमित और पायल दोनों एक साथ दफ्तर के लिए निकल जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा, सब ठीक चल रहा था, दिन बीत रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद राधा जी ने महसूस किया कि उनकी बहू पायल उनके साथ काम करवाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेती थी। रात को सुमित के साथ ही घर वापस आती थी और उसके बाद कमरे में चली जाती थी। रात के सारे खाने का इंतज़ाम भी अकेले राधा जी ही करा करती थी और बहू सिर्फ खाना खाने के लिए ही कमरे से बाहर आती और खाना खाकर वापस अपने कमरे में चली जाती थी। राधा जी और हरिप्रसाद जी दोनों ने महसूस किया कि उनकी बहू उनके साथ बात करने में भी दिलचस्पी नहीं लेती थी। शुरू में तो उन्हें लगा कि शायद नया माहौल होने के कारण उनकी बहू इस तरह का व्यवहार कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। शादी के 1 साल बाद जब उसने बेटे को जन्म दिया तब भी बहू का व्यवहार वैसे का वैसा ही था, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ तक कि कभी उसकी ननद तन्नू भी उसे मिलती थी तो वह उसके साथ भी अच्छे तरीके से बातचीत नहीं करती थी। तन्नू ने भी यह महसूस किया कि उसकी भाभी उसके साथ बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। यह बात राधा जी और हरिप्रसाद जी के मन में बहुत खटकती थी। खैर धीरे धीरे समय बीतता गया और हरिप्रसाद जी की रिटायरमेंट का समय भी आ गया। रिटायरमेंट के बाद हरिप्रसाद जी और राधा जी ने एक पार्क में योगा क्लास अटेंड करना शुरू कर दिया और शाम के समय हरिप्रसाद जी कोई ना कोई किताब पढ़ने के लिए बैठ जाया करते थे। वे अपनी रिटायर्ड ज़िंदगी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद ही हरिप्रसाद जी को दिल में दर्द की शिकायत शुरू हुई और अचानक ही दिल का दौरा पड़ गया। इलाज करवाने के दौरान रिटायरमेंट से मिले हुए सारे पैसे खत्म हो गए और साथ में ही खत्म हो गए उस घर में उनके लिए मान सम्मान और इज्जत भी। अब उनका घर में कोई वजूद नहीं था। पिछली बातें याद करते करते अपनी दवाइयाँ लेने जाते हुए हरिप्रसाद जी की आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगे यही इंसान की औकात है, जब पैसा खत्म हो जाए तो अपने बच्चे भी भाव नहीं देते। दवाइयाँ लेकर घर वापस आ ही रहे थे कि तो रास्ते में देखा कि एक हलवाई की दुकान पर जलेबियाँ तली जा रही थी। राधा जी को जलेबियाँ बहुत पसंद है और कुछ पैसे भी बचे हुए हैं। यह सोचकर हरिप्रसाद जी ने थोड़ी सी जलेबियाँ भी खरीद ली। शाम को जब बेटा बहू घर आए तो हरिप्रसाद जी अपनी पत्नी के साथ जलेबियों का आनंद ले रहे होते हैं कि जलेबियाँ आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं। यह सब कुछ देखकर बेटा भड़क उठा। आप जानते नहीं हैं, एक तरफ तो दवाइयों पर पैसे खर्च हो रहे हैं और दूसरी तरफ आप भी उल्टी सीधी चीज़ें खा रहे हैं। हद हो गई चटोरेपन की। इतने में हरिप्रसाद जी बोले, बेटा मैं दवाइयाँ लेने गया था और रास्ते में जलेबियों की दुकान पर जलेबियाँ बनती देखी तो मैं तुम्हारी माँ के लिए थोड़ी सी जलेबियाँ ले आया था। यह सुनकर बहू बोली, लेकिन कल तक तो आपके पास दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं थे, तो आज यह जलेबियाँ कहाँ से आ गई? बहू मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे, मैं उन्हीं पैसों से यह लेकर आया हूँ। और वैसे मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें इस बात के लिए सफाई देनी चाहिए। पिताजी, यह फालतू के खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम दिन भर काम करके पैसा कमा कमा कर लाते हैं और आप यूं ही उड़ा रहे हैं। एक तो आपकी बीमारी के कारण रिटायरमेंट के सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और ऊपर से दवाइयों के खर्चे के कारण हम दोनों पर आपका बोझ बढ़ गया है। सुमित ने पिता को जल्लीकट्टी सुनाई तो बहू ने भी ताना देते हुए कहा, पिताजी आप यहाँ ऐसे फालतू बैठकर अखबार ही तो पढ़ते रहते हैं या फिर किताबें पढ़ लेते हैं। इसके अलावा आपके पास और कोई काम तो है नहीं। इससे अच्छा आप कोई नौकरी क्यों नहीं शुरू कर देते? कुछ आमदनी भी हो जाएगी और वैसे भी जब तक हाथ पैर चल रहे हैं
तब तक इस तरह से बेकार नहीं बैठना चाहिए। हरिप्रसाद जी और राधा जी अपने बेटे बहू के बात करने के अंदाज और उनकी बातें सुनकर हैरान हो गए। कैसी बातें कर रही हो बहू, हम दोनों क्या तुम लोगों पर अब बोझ हो गए हैं? राधा जी ने कहा। हाँ माँ जी, बोझ नहीं तो क्या हो। कोई भी बेकार और खाली इंसान दूसरे इंसान के ऊपर बोझ ही तो बनकर रह जाता है। जब पिताजी बाहर जाकर दवाइयाँ ला सकते हैं तो बाहर जाकर नौकरी क्यों नहीं कर सकते? बहू के मुंह से इतनी अपमानजनक बातें सुनकर हरिप्रसाद जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा। वह ऐसे चुपचाप खड़ा था जैसे पत्नी की बात में सहमति जता रहा हो। उधर राधा जी को यह सोच सोचकर हैरानी हो रही थी कि जिस आदमी ने हमेशा डटकर काम किया था, जिसकी ईमानदारी के चर्चे पूरे शहर में किए जाते थे, जिसने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कहीं भी कोई कमी नहीं रखी थी, उस आदमी के स्वाभिमान को कितनी ठेस पहुंची होगी। यह सोचकर राधा जी ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। उनके भैया भाभी दरवाजे पर ही खड़े थे। उनके चेहरे के भाव से दिख रहा था कि उन्होंने सब सुन लिया था, कि उन्होंने सारी बातों पर ध्यान दिया था। जैसे ही राधा जी ने अपने भाई की तरफ देखा, वे अपने आंसू के सैलाब को रोक न पाई। वे रात को हरिप्रसाद जी के घर पर ही रुके। अगले दिन सुबह जब सुमित अपनी पत्नी के साथ नौकरी पर चला गया तो राधा जी हरिप्रसाद जी से कहने लगी कि हम अब इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहेंगे। यह सुनकर राधा जी को शांत कराते हुए उनका बड़ा भाई बोला, राधा, तुम यह बात कैसे कह सकती हो? यह घर आप दोनों का खरीदा हुआ है और आप दोनों इस घर को छोड़कर क्यों जाएंगे? यह घर आपके सपनों का घर है। किसी को जाना ही होगा तो वह आपके बेटा बहू होंगे। उन दोनों की बातों ने हरिप्रसाद जी और राधा जी को बहुत हौसला दिया। लेकिन जब वह चले गए तो घर में शांति सी छा गई। राधा जी वैसे ही खाना बनाती रही और सुमित और पायल बेशरम बनकर नाश्ता करते, अपना टिफिन ले जाते और रात को खाना बाहर से ही खाकर आ जाते। हरिप्रसाद जी के दिमाग में क्या क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था और ना ही वह किसी से खुलकर कहते थे। वे रोज सुबह निकल जाते और शाम को घर वापस लौटते। राधा जी भी जब पूछती तो यही जवाब देते कि वक्त आने पर बताऊंगा। एक दिन हरिप्रसाद जी ने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी और अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। बहुत दिनों बाद घर पर खुशी का माहौल बन गया। घर का माहौल देखकर बेटा बहू हैरान रह गए। सोचने लगे कि ऐसा हो क्या गया जो घर पर सब लोग आए हुए हैं। पिताजी, आज कोई पार्टी है क्या जो आपके दोस्त घर पर इकट्ठा हो रहे हैं? सुमित ने पूछा तो हरिप्रसाद जी ने कहा, इतनी भी क्या जल्दी है बेटा, ज़रा सब्र करो, अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। सब्र रखो, लो जलेबियाँ खाओ। जब सब लोग पहुँच गए तो हरिप्रसाद जी के एक मित्र ने बोला, अब राज खोल भी दो कि तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है। तब हरिप्रसाद जी बोले, अरे आज बहुत खुशी का दिन है। तुम यकीन नहीं मानोगे कि इस बूढ़े निठल्ले और लाचार आदमी को भी नौकरी मिल सकती है। अब मैं बेकार आदमी नहीं हूँ और सबसे बड़ी बात कि अब मैं किसी पर बोझ नहीं रहूँगा। अब मैं अपना और अपनी पत्नी का पूरा खर्चा उठा सकता हूँ और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मुझे बूढ़ा और बेकार कह सके। ये सब कहते हुए हरिप्रसाद जी ने अपने बेटे और बहू की तरफ देखा और अपने मित्र संजीव कुमार का आभार व्यक्त करते हुए बोले, आज मेरे मित्र के कारण मुझे नौकरी मिल गई है और मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने मुझे अपने दफ्तर में अकाउंटेंट के पद पर नौकरी दिलवा दी है, जहाँ मेरा वेतन भी बहुत अच्छा है और इसी खुशी में मैंने आज सबके लिए पार्टी रखी है। यह सब सुनकर हैरान रह गए। सब लोग खा पीकर उन्हें बधाइयाँ देने लगे। जब सब लोग चले गए तो हरिप्रसाद जी ने अपने बेटे और बहू को बुलाया और कहा, बेटा, यदि आज तुम अफसर बनकर खड़े हो तो इसमें मेरा और तुम्हारी माँ का बराबर का योगदान है। तुम्हारी माँ ने दिन रात तुम्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया और तुम एक बात शायद भूल रहे हो कि मेरे रिटायरमेंट होने से पहले तक घर पर मेरी तनख्वाह से ही खर्च चलता था और तुम अपनी सारी तनख्वाह बचा कर रखते थे। और आज यदि हमारी दवाइयों पर कुछ पैसे खर्च करने की बात आई तो तुमने हमें कोरा जवाब दे दिया।
तुम्हें शायद हमारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़रूरत है। तुम तो जब चाहे घूमने चले जाते हो और बाहर खाना खाकर आते हो, लेकिन हम लोगों का क्या? लेकिन हम दोनों को एक दूसरे का ही सहारा है। अपने पिता की यह बातें सुनकर सुमित को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और मन ही मन वह बेहद शर्मिंदा हो रहा था। लेकिन बहू के चेहरे पर शिकन तक न थी। हरिप्रसाद जी ने उन्हें आदेश दिया कि बेटा, तुम दोनों 2 हफ्तों के अंदर अंदर अपने लिए नया मकान देख लो, क्योंकि मैं अपने इस घर में अपनी मर्जी के अनुसार रहना चाहता हूँ। मैं यह बात कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे घर में वे लोग रहे जो मुझे बेकार समझते हैं। और हाँ, अब यह बूढ़ा स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है। यह सुनकर सुमित जड़तब रह गया और बहू का मुंह खुला का खुला रह गया। वे दोनों जानते थे कि गुड़गांव जैसे शहर में किराए का घर ढूंढने का मतलब है कि आधी तनख्वाह उसी में निकल जाएगी और घर के बाकी के खर्चों का क्या, वह अलग से। सुमित ने इशारों ही इशारों में अपनी पत्नी पायल को माफ़ी मांगने के लिए कहा तो दोनों एकाएक माता पिता के चरणों में गिर पड़े और बोले, हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस पर राधा जी बोली, सुमित बेटा, हमें तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिताजी जो कह रहे हैं वह भी गलत नहीं है। तुम्हें 2 हफ्ते के अंदर अपना आशियाना ढूंढना ही पड़ेगा ताकि हम अपना जीवन स्वाभिमान के साथ जी सकें। तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मैं चाहकर भी तुमसे मुंह नहीं मोड़ सकती, लेकिन मुझे अपने पति का स्वाभिमान भी उतना ही प्यारा है। फिर हरिप्रसाद जी बोले, इसलिए हम दोनों ने यह फैसला लिया है और हम अपने फैसले पर अटल हैं कि जब तक हम जिंदा हैं इस मकान पर हमारा ही हक रहेगा और जब हम में से कोई एक अकेला रह जाएगा तो उसकी सेवा का जिम्मा सिर्फ तुम्हारा होगा। यह मकान तुम्हें मिलेगा या नहीं, वह तुम्हारे द्वारा किए जाने वाली सेवा पर निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें किराए के मकान में ही रहना पड़ेगा। आज सुमित और पायल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। आज उन्हें समझ में आ रहा था कि अपने पिता के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।